नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियां जो सभी एग्जाम में ये जो हमारी 11 शिक्षण विधियां हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हमारा CTET हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे D++ भी हो, चाहे KVS हो। तो दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण विधियों से। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर जो दोस्तों आप स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप सभी से प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो में देखने वाले हम 11 शिक्षण विधियां, मोस्ट इंपोर्टेंट 11 शिक्षण विधियां। तो आपको सिर्फ देखना है, आपको सभी को सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी शिक्षण विधियां, विभिन्न शिक्षण विधियां, तो इस वीडियो के माध्यम से इन सभी को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हमारी शिक्षण विधियां हैं। देखिए सबसे पहले हम आगमन विधि, दूसरे पर निगमन, तीसरी प्रोजेक्ट विधि, चौथी प्रत्यक्ष विधि, पांचवी विश्लेषण विधि, छठी संश्लेषण विधि, सातवीं अनुकरण विधि, आठवीं व्याख्यान विधि, नौवीं हमारी मारिया मॉन्टेसरी विधि, 10वीं है दोस्तों हमारी डाल्टन विधि, और 11वीं लास्ट हमारी भाषा सेंसर विधि। तो दोस्तों इन 11 को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम आगमन विधि। सबसे पहली क्या दोस्तों हमारी आगमन विधि है। देखिए आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। देखिए आगमन विधि के दोस्तों जनक और प्रतिपादक कौन है, हमारे अरस्तु जी हैं। तो दोस्तों आगमन विधि का कौन है, अरस्तु जी इसके जनक या प्रतिपादक हैं। देखिए दोस्तों इस विधि में आगे देखते हैं, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये विधि किसकी तरफ चलती है, हमारी उदाहरणों से नियम की तरफ चलती है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हमारी यह विधि उदाहरणों से नियम की तरफ चलती है। इससे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके क्या निकाले जाते हैं दोस्तों, नियम निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमें उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उन्हीं उदाहरणों से उनके नियम बनाए जाते हैं, उनको नियम सिखाए जाते हैं छात्रों को। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तरफ जो चलते हैं वो कौन सी विधि है, किस विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है, या कौन सी विधि है जिसमें नियम से उदाहरण की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ये आपको देखिए दिख रहा होगा, ये हमारा आगमन विधि में उ आ रहा है। आगमन विधि में दोस्तों हमारा उ आ रहा है, और उदाहरण में भी क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा उ आ रहा है। ये याद रखना है। तो आपको क्या है, उदाहरण से नियम की तरफ चला जाएगा। देखिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगमन विधि है ये हमारी। देखिए आगे देखते हैं, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्या चलती है दोस्तों, हमारे उदाहरण से नियम की ओर चलती है। देखिए दोस्तों ये हमारी उ आ गया हमारा, और इस आगमन में भी क्या है, हमारा स्टार्टिंग में उ आ रहा है। आपको इस तरीके से याद करना है। यानी कि आगमन विधि में भी दोस्तों हमारा स्टार्टिंग में उ आ रहा है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है यह विधि, तो इसमें उदाहरण में भी उ आ रहा है। यानी कि आगमन विधि में दोस्तों उदाहरण से नियम की तरफ चला जाता है। और सेकंड विधि जो दोस्तों वो हमारी निगमन विधि। क्या दोस्तों, निगमन विधि, उसमें क्या है, नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है। नियम से उदाहरण की तरफ। देखिए नियम में भी एन आ रहा है और निगमन में भी एन आ रहा है। तो आपको इस तरीके से दोनों की दोनों विधि याद रखनी है। देखिए उसको आगे देखते हैं। देखिए यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। यह क्या है दोस्तों, विधि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। आपको ये भी याद रखना है। 4 विधियां दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन विधियों में से कौन सी छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। तो आपको याद रखना है हमारी आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या है, हमारी छात्र केंद्रित विधि यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो विद्यार्थियों को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। तो दोस्तों इसमें भी आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यह कौन सी ऐसी विधि है जो करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। तो दोस्तों वो कौन सी विधि है, वो हमारी आगमन विधि। आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस विधि में तर्क करते हुए। तो दोस्तों ये विधि किस तरफ चलती है। देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है, और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है। यानी कि दोस्तों यह क्या है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड विधि। ये क्या दोस्तों, हमारी चाइल्ड
सेंटर्ड विधि। तो दोस्तों चाइल्ड जो होते हैं हमारे, उनको सभी कुछ अच्छे से समझ में नहीं, सभी कुछ अच्छे से नहीं आता है। तो इसी प्रकार से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले छात्रों को क्या सिखाई जाती है, स्थूल से सूक्ष्म, यानी कि पहले मोटा मोटा समझाया जाता है। उनको जब वो समझ में आ जाता है तो उसी मोटे मोटे में से दोस्तों क्या निकाली जाती है, छोटी छोटी जानकारी उनको बताई जाती है, छोटी छोटी जानकारी उनको समझाई जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, यानी कि पहले उनको ज्ञात जो अच्छे से समझ सके, सबसे पहले उनको वह जानकारी दी जाती है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारी थोड़ी कठिन होती है समझने में, उनको वो क्या है फिर उसके बाद में दी जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर क्या है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त, यानी कि मूर्त क्या होती है, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, और अमूर्त क्या दोस्तों हमारे इंटेंजिबल, अमूर्त क्या दोस्तों हमारे इंटेंजिबल है, और ये अमूर्त क्या दोस्तों हमारी टेंजिबल, मूर्त क्या दोस्तों हमारे टेंजिबल है, यानी कि जिसको हम छू सकें और देख सकें। तो आपको ये याद रखना है, पहले जिसको वो विद्यार्थी अच्छे से देख सकते हैं और जिसको छू सकते हैं, तो उनको उसी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी जानकारी होती है, उसको अच्छी तरीके से वो समझ पाते हैं। यानी कि वो पहले मूर्त होती है, मूर्त जानकारी दी जाती है, जिसको देख सकें, जिसको छू सकें, उनके दिमाग में अच्छे से वो जानकारी बैठ जाती है। तो उसके बाद क्या है, उनको अमूर्त की ओर बढ़ाया जाता है, यानी कि अमूर्त जानकारी मूर्त के बाद दी जाती है, यानी कि अमूर्त जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसको टच किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। और देखिए दोस्तों, निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। निगमन विधि में दोस्तों जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात, और मूर्त से अमूर्त, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा दोस्तों हमारा सूक्ष्म से दोस्तों हमारा स्थूल की तरफ। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सी हमारी विधि आगमन विधि नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारी, ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। तो आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, अब जो दूसरी आती है हमारी निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि के दोस्तों जनक कौन है, इसके भी जनक अरस्तु जी हैं। आपको ये याद रखना है। यह विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है दोस्तों। देखिए हमने आगमन विधि में क्या देखा था दोस्तों, ये हमारी आगमन विधि है। आगमन विधि कहाँ से चलती है दोस्तों, हमारे उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, उदाहरण से दोस्तों हमारी नियम की तरफ चलती है। देखिए इसमें भी ऊ आ रहा है और इसमें भी ऊ आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ऊ से हमारा क्या हो जाएगा, आगमन, और ये उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें देखिए निगमन विधि में दोस्तों सबसे पहले क्या हमारा आता है, निगमन में न आता है, और नियम में भी क्या आता है दोस्तों हमारा न आता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, यानी कि जिसमें न आता है दोस्तों निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। सब क्या दिया जाता है दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको उदाहरण दिए जाते हैं, उन्हीं नियमों से उदाहरण दिए जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। देखिए जैसे कि हमारे ये टीचर है, टीचर ने ही क्लास में आते ही क्या लिख दिए दोस्तों, नियम लिख दिए। क्या लिख दिए दोस्तों, नियम लिख दिए, और नियम को समझाने के बाद क्या है, उनसे उदाहरण बताए जाते हैं, उन्हीं नियमों के से दोस्तों उदाहरण बताए जाते हैं। देखिए इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। क्या पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, ये कौन सी विधि है दोस्तों, हमारी शिक्षक केंद्रित विधि है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं दोस्तों, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आगमन विधि के जस्ट अपोजिट कार्य करती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की तरफ क्या जाया जाता है दोस्तों, पहले अच्छे से सूक्ष्म जानकारी दी जाती है, यानी कि जो भी हमारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सबसे पहले उनको समझाया जाता है, उसके बाद उसका पूरा का पूरा क्या निचोड़ है, फिर उसके बाद वो सारी जानकारी दी जाती है। तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, और अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए जस्ट इसका अपोजिट क्या किसमें होता है दोस्तों, हमारा आगमन में होता है। जस्ट इसका अपोजिट
हमारा आगमन में होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ और मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या है दोस्तों, हमारा ये निगमन विधि में होता है। तो आपको ये याद रखना। देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी विधि आती है हमारी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि आती है तीसरी विधि। प्रोजेक्ट विधि के दोस्तों जनक कौन है, इसके किलपैट्रिक हैं। कौन है दोस्तों, किलपैट्रिक हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये कैसे याद रखना है, देखिए प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट में भी पे आ रहा है और किलपैट्रिक में भी पे आ रहा है। अगर दोस्तों आप इस थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगाकर भी आप याद करेंगे तो आपके जो एग्जाम में बैठोगे आप, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज्यादा कम संभावना होती है। तो दोस्तों उसमें आप एक दो ऑप्शन तो दोस्तों आप उस तरीके से ही गलत कर सकते हो उसको निकालने के बाद। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, हमारे किलपैट्रिक हैं। देखिए आगे चलते हैं। यह विधि क्या है, अनुभव केंद्रित है। ये क्या है दोस्तों, यह विधि अनुभव केंद्रित है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, बच्चों के समाजीकरण पर कौन सी विधि विशेष बल देती है। तो वो कौन सी विधि है दोस्तों, वो हमारी प्रोजेक्ट विधि है। तो आपको ये देखिए, आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, इसमें क्या है, हमारे टीचर हैं और टीचर बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो दोस्तों बच्चों का क्या होता है, उसमें समाजीकरण होता है। बच्चों को क्या है दोस्तों, समाजीकरण होता है और वो अच्छे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उसमें। क्या दोस्तों, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखिए आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो इस विधि में क्या दोस्तों, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं विचारों के आधार पर करता है। तो दोस्तों छात्र क्या है, अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए यह क्या है, यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या दोस्तों, ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में दोस्तों क्या रहते हैं, सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों जब ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, आपस में बतलाया जाता है, तो वो क्या रहते हैं, छात्र सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं। देखिए समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। समूह में रहकर दोस्तों विद्यार्थी क्या करते हैं, कार्य करना सीखते हैं और उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास भी पैदा होता है। आत्मविश्वास पैदा होता है और उनमें समाजीकरण भी दोस्तों क्या है, उनमें आ जाती है। समाजीकरण की भी उनको क्या होती है दोस्तों, सीख मिलती है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे चौथी विधि कौन सी, हमारी प्रत्यक्ष विधि। चौथी विधि कौन सी है दोस्तों, हमारी प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। देखिए इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। तो वो दोस्तों कौन सी विधि है, वो हमारी डायरेक्ट विधि है यानी कि प्रत्यक्ष विधि है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना माध्यम बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों जो बच्चों की मातृभाषा होती है उनको मध्यस्थ न बनाते हुए उनको दूसरी की दूसरी भाषा सिखाई जाती है। उनको मध्यस्थ न बनाते हुए दूसरी भाषा सिखाई जाती है। इसमें विधि में बच्चों की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए यानी कि उससे कोई मैटर नहीं होता है, उसे क्या दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो ऐसा कौन से में है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए प्रत्यक्ष विधि में आगे क्या है दोस्तों, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए ये क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दोस्तों टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। तो इससे क्या है, अधिक से अधिक सीखने पर क्या है, बल मिलता है। तो आपको ये याद रखना। देखिए आगे देखते हैं। जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। क्या है दोस्तों वो, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी है। प्राथमिक कक्षाओं में दोस्तों यह प्रत्यक्ष विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें प्राकृतिक रूप से सीख सके, इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है यानी कि जिसको देखा भी जा सके और जिसको सुना भी जा सके। श्रव्य यानी कि जिसको सुना जा सके और दृश्य यानी कि जिसको देखा भी जा सके। यानी जैसे कि टीवी में क्या है दोस्तों, चित्र भी देख सकते, उसमें चित्र भी देख सकते हैं और दोस्तों उसमें आवाज भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवी विधि कौन सी, हमारी विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। तो आपको ये याद रखना है, विश्लेषण विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है दोस्तों, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड
आर्मस्ट्रांग इसके जनक और प्रतिपादक है विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड के। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। तो दोस्तों एनालिसिस मेथड में या विश्लेषण विधि में क्या है, सबसे पहले छोटी छोटी जो हमारे वो समस्याएं होती है, उन छोटी छोटी समस्याओं को भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। पहले उसको देखा जाता है, जो भी हमारी छोटी छोटी समस्या होती है उनको देखा जाता है कि ये समस्या किस प्रकार से हो रही है, फिर उनका समीक्षा करते हुए उनका हल निकाला जाता है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, छठी क्या है हमारी संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण विधि के भी दोस्तों जनक और प्रतिपादक कौन है, वो है हमारे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसके भी कौन है दोस्तों, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं, संश्लेषण विधि में विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। तो दोस्तों विश्लेषण का कार्य कब आरंभ होता है, पहले संश्लेषण विधि के माध्यम से छोटी छोटी जो जानकारी है, उनको जो छोटी छोटी हमारी समस्या होती है उनको पहले के क्या है देख लिया जाता है, उनको सबसे पहले एनालिसिस कर लिया जाता है। उनको एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों क्या है संश्लेषण विधि स्टार्ट होती है। संश्लेषण विधि क्या दोस्तों वहां से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। तो दोस्तों संश्लेषण विधि में क्या होता है, जो हमारी छोटी छोटी समस्या होती है पहले उनको अच्छे से अध्ययन कर लिया जाता है। उनको अध्ययन करने के बाद उन सारी समस्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, उनको सभी समस्याओं को जोड़ते हुए उनका हल निकाला जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। और एनालिसिस मेथड में जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं होती है उनको पहले उनका अध्ययन किया जाता है, और इसमें जितनी भी छोटी छोटी हमारी समस्या होती है उनको जोड़ते हुए उनका हल निकाला जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए ये हमारी एक परिभाषा भी दे रखी है, और ये किसकी है दोस्तों, ये हमारी प्रोफेसर यंग जी की है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। तो दोस्तों संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस मेथड के द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। विश्लेषण विधि में दोस्तों स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। तो दोस्तों आपको ये परिभाषा याद रखनी है, ये किसकी है, प्रोफेसर यंग जी की परिभाषा। देखिए दोस्तों सातवीं कौन सी आती है हमारी, अनुकरण विधि आती है यानी कि सिमुलेशन मेथड आता है। देखिए यह विधि, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब है दोस्तों इसमें नकल करना, यानी कि नकल करके सीखता है, दूसरे की नकल। जैसे उतारते हैं ना, जब कोई टीचर भी पढ़ाते हैं तो पहले बोलते हैं वो, फिर उसके बाद छात्र बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुकरण विधि बोलते हैं, उसी को अनुकरण बोलते हैं। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। देखिए आगे देखते हैं, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचनाएं करना सीखता है, नवीन रचनाएं करना सीखता है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे टीचर हैं, टीचर क्या है दोस्तों, बच्चों को पढ़ा रही हैं कुछ। जैसे ही टीचर बोलते हैं, उनके टीचर के बोलने के बाद क्या है, बच्चे उनकी नकल करते हैं, यानी कि जैसे टीचर व्यवहार करती हैं उसी तरीके से उनका व्यवहार बच्चे करते हैं, उनकी नकल करके उनका व्यवहार जैसा व्यवहार करती हैं, जैसा पढ़ाती हैं और लिखती हैं, उसी तरीके से बच्चे उनका कॉपी करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारणों को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसके नकल करते हैं शिक्षक की। जैसे शिक्षक बोलता है उसी तरीके से बाद में बच्चे बोलते हैं, उसी तरीके से बाद में क्या दोस्तों बच्चे बोलते हैं, यानी कि छात्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों अगली विधि जो आती है वो आती है हमारी व्याख्यान विधि। छोटी अगली क्या दोस्तों, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। तो आपको ये चित्र देखकर ही समझ में आ रहा होगा, ये हमारी टीचर है, टीचर क्या दे रही है दोस्तों, लेक्चर दे रही है, और ये हमारे स्टूडेंट है, उस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, उस लेक्चर को दोस्तों सुन रहे हैं। देखिए व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, ये ज्यादा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन विधि किस विधि को माना जाता है। तो किस विधि को माना जाता है दोस्तों, लेक्चर मेथड को माना जाता है, यानी कि व्याख्यान विधि को माना जाता है। देखिए दोस्तों अगली विधि क्या है हमारी, मारिया मॉन्टेसरी विधि यानी कि मॉन्टेसरी मेथड। देखिए मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक
चिकित्सक थी। कौन थी दोस्तों? मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री भी थी। क्या थी दोस्तों? इटली की चिकित्सक भी थी और शिक्षा शास्त्री भी थी, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों उन्हीं के नाम पर क्या है, हमारी मारिया मोंटेसरी विधि प्रसिद्ध हुई। देखिए यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति कौन सी है? तो वो दोस्तों कौन सी है? मारिया मोंटेसरी मेथड है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना। देखिए दोस्तों अगली आती है हमारी 10वीं, डाल्टन विधि। देखिए डाल्टन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कुमारी हेलेन पारखट है। कुमारी हेलेन पारखट है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। डाल्टन विधि की जनक और प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखट है। देखिए दोस्तों इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अध्यापक क्या है, छात्रों को असाइनमेंट के रूप में कार्य दिया जाता है और उनसे बोला जाता है एक निश्चित टाइम पीरियड में कि इस कार्य को कल करके लेकर आना है। तो फिर वो क्या है दोस्तों, शिक्षक उन बच्चों के कार्य को चेक करते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। छात्रों को क्या दोस्तों, पहले हमारे शिक्षक उनको छात्रों को असाइनमेंट देते हैं, कार्य देते हैं कि इसको कल करके लाना है, या जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में बच्चों को वो असाइनमेंट करना होता है और उसके बाद अध्यापक क्या उनका असाइनमेंट चेक करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी डाल्टन विधि है। देखिए दोस्तों लास्ट विधि जो आती है हमारी वो कौन सी है? भाषा संश्लेषण विधि है, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड है। देखिए यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह क्या दोस्तों? एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों विभिन्न जो हमारी रचनाएं होती हैं, रचनाओं के माध्यम से जो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है वो किस विधि में दिया जाता है? वो हमारी भाषा संश्लेषण विधि में दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। देखिए आगे देखते हैं, इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है या व्याकरण सिखाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 11 मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण विधि, जो सारे के सारे कोई भी एग्जाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, DSSS हो, KVS हो, सभी में बहुत ज्यादा इस जो हमारी शिक्षण विधियां हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग प्रीवियस पेपर भी देख सकते हो, उसमें सभी कुछ अच्छे से पूछा गया है, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन शिक्षण विधियों से। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।